और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल चंद दिन पहले ही सचिन कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अब यहां पर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जब पहले सचिन का ट्वीट आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, अब क्या एग्रेवेट हो गई है उनकी कंडीशन जिसकी वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा है? देखिए, 5 दिन पहले सचिन तेंदुलकर कोविड पॉजिटिव हुए। ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी कि उनकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद अस्पताल में चेकअप करने के लिए गए थे और थोड़ी सिम्टम्स उनको इसके चलते प्रिकॉशनरी मेजर पे उनको वहां पर एडमिट किया गया है। डॉक्टर से भी बात हुई है और उनका कहना है कि पैरामीटर सब ठीक है, उनको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर पे एडमिशन है और कोविड के सिचुएशन में ठीक काम कर रहे हैं। दरअसल ये जो नया स्ट्रेन है उसमें पहले 3-4 दिन काफी बुखार होता है और जैसे थोड़ी तकलीफ होती है और इसके चलते आप उनको वहां पर एडमिट कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी देते कि एहतियातन सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले 3 से 4 दिन वो घर में ही आइसोलेट हुए थे, लेकिन अब उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। हालांकि उनके सिम्टम्स अभी भी माइल्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। खुद ट्वीट करके सचिन ने इस बारे में जानकारी दी है। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को, फैंस को धन्यवाद कहा शुभकामनाओं के लिए, दुआओं के लिए, लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए जो डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस बात की जानकारी वो इस ट्वीट में दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ ही दिन में घर लौट आएंगे, लेकिन बाकी लोग भी अपना ख्याल रखें, इस बात को लेकर उन्होंने ताकीद दी। अस्पताल में सचिन तेंदुलकर को भर्ती किया गया है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए जिस तरह से देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर जिसको लेकर बार बार डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट आगाह कर रहे थे, अभी उस स्थिति की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, आप देखिए वो भी कैसे इस बीमारी से अछूते नहीं हैं, वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, महाराष्ट्र से ही देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं जो कोरोना की बीमारी से पीड़ित हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। ऐसे में हर आम और खास व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना की पहुंच कहीं तक भी हो सकती है। तो इसलिए जो नियम, जो प्रोटोकॉल्स, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, वैक्सीन बेशक देश में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रिकॉशंस, ये एहतियात हमें, सावधानियां हमें बरतनी होंगी। विक्रांत गुप्ता इस वक्त आ गए हैं और जानकारी के साथ। देखिए विक्रांत, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आम हो या खास हो, ये वायरस किसी को नहीं बख्शता। सचिन तेंदुलकर भी इससे पीड़ित हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किस तरह की डिटेल्स आपको मिल रही हैं, कैसी उनकी तबीयत है अभी? मेरी तबीयत ठीक है। मेरी बात हुई है और एहतियातन वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दरअसल वो कल गए थे चेकअप के लिए और इंजेक्टेबल जो मेडिकेशन होती है उसका कोर्स खत्म करने के लिए उनको ये कहा गया कि बेहतर होगा अगर आप हॉस्पिटल में ही अपने आप को भर्ती कर लें 1-2 दिन के लिए। एक आपको मॉनिटर हम प्रॉपरली कर पाएंगे और जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है वो घर की बजाय अगर आप हॉस्पिटल में ही कर लें तो उसका कोर्स बेहतर होगा। तो मेरी बात हुई है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, एहतियातन ही कही है। लेकिन फिर वही बात है ना कि जब आपको दवा के लिए एडमिट होना था तो फिर उसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता पैदा कर ली है। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा बीमार और 450 मौतें हुई हैं। हालात पर आज केंद्र और कुछ सरकारें बड़े फैसले ले सकती हैं। 4 बजे दिल्ली सरकार भी बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में एक मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में कैबिनेट सचिव की राज्य सरकारों के साथ ये बैठक होनी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी आज कड़े फैसले ले सकती है। उद्धव ने आज शाम 4:30 बजे बड़े और अहम फैसले लेने के संकेत दिए हैं। एक बैठक बुलाई है और देर शाम सख्तियों का ऐलान हो सकता है। तो इधर दिल्ली के हालात पर केजरीवाल सरकार भी बैठक बुला रही है ताकि दूसरी लहर का खतरा टाला जा सके और हालात नियंत्रण में किए जा सके। हमारा टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं।
आंकड़े अगर कम आते तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आंकड़े कम ही होना चाहिए। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आंकड़े कम हो अप्रैल महीने में, और हम जैसा पहले 3 महीने के पहले जैसा एक फ्लैट कर्व का महसूस हमने किया है, उसी एक्सपीरियंस को हम आने वाले दिनों में अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 के आसपास 3% के करीब पॉजिटिविटी चल रही है। पूरे देश में भी और दिल्ली में भी केसेस पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। हम लोगों ने पूरी सतर्कता सावधानी रखी है। देश के कुछ राज्यों में हम लोगों ने देखा विगत महीने से जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, हम सब लोगों ने बिहार में सावधानी और सतर्कता बढ़ा दिया, निगरानी बढ़ा दी, जांच बढ़ा दिया हम लोगों ने। और उसके कारण आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा उसकी तुलना में बिहार बहुत ही नियंत्रित है। आज भी हमारे पास एक्टिव केसेस 1600 से कम है और हम सब लोग निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत संख्या बढ़ी है उसके कारण काफी सतर्क होके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निगरानी रख रहे हैं। टीकाकरण के बाद भी चिकित्सकों की राय के मुताबिक आपको मास्क लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मास्क वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आपकी सुरक्षा वैक्सीन से ज्यादा अगर कोई करता है तो मास्क करता है। बार बार हाथ धोने का, 2 गज की दूरी बना के रखने का, भीड़ में एकत्रित नहीं होने का, ये काम तो बदस्तूर हमको इसकी पालना सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पिछले साल मार्च के महीने में आए लॉकडाउन के बाद छात्रों का पूरा साल घरों के अंदर बीता। लैपटॉप और मोबाइल के सहारे उन्होंने क्लासेस की और इस साल की शुरुआत में संक्रमण कम होने के चलते उम्मीद ये थी कि बच्चे दोबारा स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अचानक से बढ़े आंकड़ों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 16 सितंबर 2020 भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा 97,894 मरीज दर्ज किए गए। 1 अप्रैल 2021 को इस साल के सबसे ज्यादा 72,330 मरीज सामने आए। एक नहीं 2 वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। जिस रफ्तार से रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल ये महामारी और भी विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। सबसे ज्यादा संक्रमण कहां है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,183 मरीज सामने आए, 249 की मौत हो गई। दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, 9 की जान चली गई। केरल में 2,798 नए मरीज सामने आए और उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है अपने भाई और बहनों से कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कहा तो उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन के साथ वायरस भी अंकुश लगाने में मदद करेगा, लेकिन हालात एकदम उल्टे बन गए। नए शिक्षा सत्र में भी मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों की नजरें हटने के संकेत नहीं हैं। चंद रोज पहले तक स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकारों ने फिर से कदम वापस खींच लिए हैं। दिल्ली में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बेंगलुरु में 8वीं तक की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका नमूना झारखंड के खूंटी में दिखा, जहां एक आवासीय स्कूल में एक साथ 28 छात्राएं संक्रमित पाई गई। छात्रावास में कुल 88 छात्राएं हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो। आज तक ब्यूरो।
हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना को रोकना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से तमाम सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन हरिद्वार से जो आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें साफ होता है कि यहां नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर की पौड़ी की दिव्यता दिखाते हैं। साज सजावट जो लगभग पिछले 6 महीनों से चल रही थी, संक्रमण काल से इसकी तैयारियां पूरी हो रही थी, वो अब हर की पैड़ी लगभग पूरी तरह से पूरा हरिद्वार जो है वो चकाचौंध दिखाई यहाँ पर पड़ती है। तमाम तैयारियां हैं, लेकिन पहले दिन जो है 1 अप्रैल को जो भीड़ है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की, उसकी संख्या बेहद कम है। और इसे आप ये कह सकते हैं कि चाहे संक्रमण का डर हो, कोरोना का प्रकोप हो, या फिर लोग जो इंतजार करते हैं कि वो जब पवित्र मौका आता है, जैसे शाही स्नान का दिन हो, 12 अप्रैल को पहला शाही स्नान भी होगा, खासकर 1 अप्रैल से लगने वाले महाकुंभ में, तब जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हर की पैड़ी पर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं में एक बात जो कॉमन दिखती है और वो चिंता की वो कि बहुत सारे चेहरों पर मास्क नहीं है। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक परिवार आया है, स्नान कर चुका है, एक साथ भी खड़े हैं। अब अभी तो चूंकि भीड़ आज के दिन कम है, लेकिन जब ये भीड़ बढ़ती है तब इन नियमों का उल्लंघन सीधे सीधे एक बड़े विस्फोटक स्थिति को जन्म दे सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि असम से आ रही है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मशीन मिलने के बाद मामला चुनाव आयोग पर पहुंचा है और चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। असम के करीमगंज का यह मामला, जहां पर एक विधायक की कार में ईवीएम की बरामदगी हुई थी। चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इस पूरे मामले में लावारिस गाड़ी पाई गई थी जिसके अंदर ईवीएम की मशीन थी। उसके बाद से ही बीजेपी उम्मीदवार की ये गाड़ी बताई जा रही है, उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो जानकारी, जो डिटेल्स चुनाव आयोग के कागज में है, उसके आधार पर ये बीजेपी विधायक की ही गाड़ी है। करीमगंज का ये मामला, जहां पर कार के अंदर ये ईवीएम मशीन पाई गई और उसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। गुवाहाटी से और जानकारी के साथ हमारे साथ तनुश्री पांडे इस मामले पर जुड़ गई हैं। तनुश्री, देखिए, एक्शन तो हुआ है, 4 पोलिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या मकसद अभी तक क्लियर हो पाया है? ये ईवीएम मशीन क्या मतदान के दिन इस्तेमाल हुई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी इलेक्शन कमीशन पे उठाया जा रहा है, मीनाक्षी, कि जो ईवीएम मशीन पाई गई है बोलेरो गाड़ी के अंदर, क्या वो मतदान के लिए इस्तेमाल हुई थी या वो डमी ईवीएम्स थी? इस बात की पुष्टि अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाया है। पर हमें जो असम में, जो गुवाहाटी में हमको समझ आ रहा है वो ये है कि काफी हलचल हो चुकी है, पॉलिटिकल गर्मागर्मी तो है ही है। इसके ऊपर जो पूरा इलेक्शन कमीशन है अभी वो बहुत ही सीरियसली और बहुत ही सावधानी से इस पूरी बात को, इस पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किन कारणों पे गाड़ी ईवीएम उस गाड़ी में रखनी पड़ी, जो कि एक प्राइवेट व्हीकल थी और जो कि उस कैंडिडेट की थी जो कल ही इलेक्शन में, सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन में ही लड़े हैं, कृष्णेंदु पॉल। तो अभी काफी सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को आंसर करना है। पर मीनाक्षी, आपका जो सवाल है कि क्या हमें ये पता चला है कि वो डमी ईवीएम्स थे या तो वो पोलिंग के लिए इस्तेमाल हुए थे कि नहीं, इस बात की पुष्टि अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाया है। ठीक है तनुश्री, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन ये पूरा मामला क्या है एक बार आपको बताते हैं, क्योंकि बड़े सवाल इस पर चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं और अब देखना ये होगा कि यहां से आगे मकसद मशीन का क्या था, ये कब तक क्लियर, कब तक साफ हो पाता है। इस कार को गौर से देखिए, इसमें मौजूद ईवीएम को भी गौर से देखिए। ये सरकारी कार नहीं, ये प्रशासन की कार नहीं, ये चुनाव आयोग की कार नहीं, इसमें ईवीएम है लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं, और इसलिए इस कार में ईवीएम की मौजूदगी पर बवाल है, तूफान है, क्योंकि ये बोलेरो किसी और की नहीं है, पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया, ट्वीट में वीडियो टैग किया और पूछा कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। बवाल बढ़ा, चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली, डीएम से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग ली गई है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने पूरी घटना पर कुछ तर्क भी दिए हैं। कहा गया है कि ईवीएम ले जा रही गाड़ी खराब हो गई तो लिफ्ट ले ली गई, जो कि बीजेपी उम्मीदवार की निकली। चुनाव आयोग के हलफनामे में ये कार कृष्णेंदु पाल की ही बताई गई है, यानी इस कार के बीजेपी उम्मीदवार के होने पर कोई शक नहीं।
लेकिन सवाल है कि सुरक्षा कर्मी कहां थे, चुनाव आयोग के अफसर कहां थे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। जैसे जैसे चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। ये ऐसी घटना है जो निष्पक्ष चुनाव पर संदेह खड़ा करती है। अब चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तनुश्री हमारे साथ लगातार गुवाहाटी से जुड़ी हुई। तनुश्री, अब जो दलीलें दी जा रही हैं, दरअसल उनमें कहा जा रहा है कि गाड़ी खराब हो गई थी, ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी मिली थी, और अगर यही मामला था तो वो संपर्क में क्यों नहीं आ रहे, उनका फोन स्विच ऑफ है। चलिए तनुश्री से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दरअसल उस कार की जो कि संदिग्ध हालत में पाई गई। जब इसके अंदर ईवीएम मशीन देखी गई तो एक सियासी उबाल आया, और अब ये पूरा मामला दरअसल चुनाव आयोग के संज्ञान में आ चुका है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार की निजी गाड़ी में ये ईवीएम दरअसल आया कैसे। बढ़ते हैं आगे। बात नंदीग्राम की। मतदान वहां खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे तीखी लड़ाई इसी सीट पर दिखाई दी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी नेहा बयान खत्म नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, और नंदीग्राम में मतदान के दिन जिस तरह जुबानी जंग देखने को मिली उससे यह जरूर तय हो गया कि बंगाल में मतदान के बाकी 6 दौर में लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी। नरेंद्र मोदी is used to come to Bengal and give address. जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। नंदीग्राम आई एम टेलिंग यू 90% वोट तृणमूल कांग्रेस विल विन। बंगाल चुनाव का ये नंदीग्राम अध्याय है जहां हमलों ने हद पार कर दी, जहां हर दाव दायरा तोड़ता गया, जहां नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच भीषण जबानी जंग चली। Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। नंदीग्राम में एक बार फिर सन्नाटा है, तूफान के गुजर जाने के बाद का सन्नाटा। लेकिन एक दिन पहले इसी नंदीग्राम में जो कुछ हुआ उसने बंगाल की चुनावी लड़ाई की नींव तैयार कर दी है। ये तय हो गया है कि ये चुनाव हिंदू ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर ही लड़ा जाएगा। इनमें भी हिंदुत्व पर तकरार ही सबसे जोरदार होगी। इसकी बानगी नंदीग्राम में भी दिखी और आगे भी इस पर जोर आजमाइश होने वाली है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। মামাটি মানুষ গোত্র আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে সেটা সান্ডিল্য। नंदीग्राम का चुनाव अभूतपूर्व रहा। दोनों तरफ से ऐसी मोर्चाबंदी पहली बार दिखी। महारथियों का ऐसा जमावड़ा भी पहली बार ही नजर आया। पहली बार मतदान के दिन एक मुख्यमंत्री को मतदान केंद्र पर यूं धरना देते देखा गया, और इधर मतदान तो उधर प्रधानमंत्री की तरफ से घमासान भी पहली बार ही देखा गया, और धर्म पर ऐसा धुआंधार भी पहली बार ही देखा गया। मतदान का दिन आते आते ये लकीर गहरी होती गई। बीजेपी हंगामे के पीछे पाकिस्तान एंगल तलाश ले गई तो टीएमसी ने बंगाल बनाम बाहरी का मुद्दा उछाल दिया।
इधर पहले जानकारी मिला, साथ साथ में पुलिस और सीआईएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका हाउस नहीं, ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा। They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have brought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. नंदीग्राम पर तो देश की निगाहें थी, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। सुरक्षा बलों ने शांति और अमन बनाए रखा, लेकिन अभी तो 6 दौर का मतदान बाकी है। जिस जोश, रोष और आक्रोश के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ी है, वो सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर चिंता पैदा करती है। बेचैन करने वाली बात ये भी है कि एक और चुनाव विकास और गवर्नेंस के मुद्दे से हटकर मजहबी मोर्चेबंदी से लड़ा जा रहा है। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से बंगाल चुनाव में जबरदस्त माइंड गेम चल रहा है। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज किया, कहा कि दीदी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो टीम ममता बनर्जी की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से दीदी के दंगल में उतरने की बात कह दी गई। ममता ने विपक्ष के नेताओं को खत लिखकर भी नया दांव चला। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है? क्या ममता का इरादा दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का है? क्या ममता को नंदीग्राम गंवाने का डर सता रहा है? प्रधानमंत्री के दावे में दम या एक और चुनावी दाव? ठीक तब जब नंदीग्राम में मतदान पूरे उफान पर था, ठीक तब जब नंदीग्राम का जनादेश तेजी से ईवीएम में दर्ज हो रहा था, ठीक तब जब नंदीग्राम का मुकाबला आधे रास्ते में था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा धमाका किया। ममता बनर्जी पर हार के डर से दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की तोहमत लगाई। टीएमसी की तरफ से फौरन जवाब भी आ गया। We have got reports from the ground. We also have professional inputs. We also have an expectation. Mamta Banerjee has won Nandigram. BJP have lost Nandigram. Trinamool have done much better than we have done in 2019. Amit Shah ji, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा। खेला होबे, खेला भालो शुरू होयेछे। ये लड़ाई यही नहीं ठहरी, ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ी। टीएमसी ने ट्वीट किया, दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी, आप जनता को गुमराह करना बंद करें। 2024 में अपने लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश कर ले, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती मिलने वाली है। तृणमूल सांसद महुआ मित्रा ने भी ट्वीट किया, दूसरी सीट? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी वो लड़ेंगी और वो सीट होगी वाराणसी, आप तैयारी कर ले। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के दायरे से निकलकर वाराणसी जाएंगी? क्या ये दाव का दाव से जवाब है, या राष्ट्र राजनीति में संभावना की तलाश है, या बस उलझाने का माइंड गेम है? ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को एक खत भी लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, तमाम बड़े नेताओं के नाम ममता बनर्जी ने पैगाम भेजा है। सबसे बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ममता बनर्जी की वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती और विपक्ष के 15 नेताओं को ये खत। ममता बनर्जी दूर की सोच रही हैं या दुर्ग बचाने के लिए सोच रही हैं? नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावना पर हमने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। सुनिए इस बातचीत के अंश।
सर, टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में वाराणसी से चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी और तैयार रहें वहां पर किस तरीके से आगे। एक बात आप समझ लो, ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके जो लोग घूमते थे, वो जनता की फ्रिक्सिंग के बाद, जनता की जांच के बाद 3-5 हो चुका है। अब जो लोग जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और अपने को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रहा है, उसके सामने जो है ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा अब चलेगा नहीं। और वो जब कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा मंदा पड़ चुका है तो इस तरह की हताशा दिखाई पड़ रही है। कभी कहा जा रहा है कि हम जो है वो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर के हम लड़ेंगे, अकेले हम लड़ नहीं सकते, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये शुद्ध रूप से हताशा का प्रतीक है, शुद्ध रूप से हाहाकार, हताशा का हाहाकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2024 में जो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, टीएमसी कह रही है कि पूरे जोर शोर के साथ लड़ेंगे वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ। आप लोग जरा सा अपनी याददाश्त मीडिया के भाइयों को भी, बहनों को भी एक बार याददाश्त ताजी करनी चाहिए। एक ये दिल्ली के नेता थे, वो भी पहुंच गए थे वहां पर। अब उनका हश्र क्या हुआ था वो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की गीदड़ भप्पियों से कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने हिसाब किताब देना चाहिए, कामकाज का हिसाब किताब देना चाहिए कि आप जो है वो यहाँ जाएंगे, आप वहां जाएंगे, आप हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, तो गिरो, आप यहाँ जाइए। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिन्होंने वैक्सीन डोज लिया है उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी है जिन्होंने वैक्सीन ली भी नहीं है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कितना खतरनाक हो सकता है आप अंदाजा लगाइए। कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अव्यवस्था का आलम भी देखा, हमारी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ जंग की पहली शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लेकिन ये भीड़ लगी एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर। जगह है राजधानी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप बताइए कि पहली डोज या दूसरी डोज लगवाने के लिए आप आए? दूसरी डोज के लिए। रजिस्ट्रेशन कर लिया था? नहीं, सेकंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहला ही बताना होता है कि मेरा पहला टीका इस डेट में लग चुका है इस मोबाइल नंबर से। तो ये जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। 50% 80% आदमी अनपढ़ है, उसे पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और यहाँ सेंटर पे कोई व्यवस्था बताने वाला नहीं है कि कौन लोग लाइन में लगे, कौन लोग नहीं लगे। सुबह 8 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। सेकेंड डोज लेने के लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं और सेकेंड डोज ले सकते हैं। जी बताइए। अलग से कोई मतलब सेकेंड डोज वालों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है। ये कह रहे हैं कि सेकेंड डोज वालों को भी फर्स्ट डोज वालों के साथ क्लब कर दिया गया है। आइडियली होना ये चाहिए कि जो सेकेंड डोज लेने के लिए आए हैं उनकी एक सेपरेट लाइन या कुछ बनाई जाए। हालांकि जब आज तक की टीम को इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए तमाम लोग खुद को ही असुविधा गिना रहे थे, तभी उन्हें टोकन देने की भी पहल हुई। 45 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सपैंड किया है सरकार ने और थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी भी अस्पतालों को स्ट्रीमलाइन करनी है। लेकिन ये देखिए साइड में यहाँ पर इन लोगों को टोकन दे दिए गए हैं और एक एक करके 10 लोगों का ग्रुप बनाकर इनको वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। 10 लोगों का ग्रुप इसलिए बन रहा है क्योंकि एक वाइल में 10 डोजेस होती हैं और क्योंकि अस्पतालों को इंश्योर करना है कि डोजेस वेस्ट ना हो। वैसे किसी एक वैक्सीनेशन सेंटर पर दिक्कतों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरे देश का हाल यही है। कई जगहों पर वैक्सीनेशन की अच्छी व्यवस्था भी दिखी। हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड केसेस की सेकेंड वेव है, उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू हुआ है, यानी कि अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन एरिया में हैं, ये सभी लोग वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, वैक्सीनेशन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठे हैं। तो मुंबई में अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वैक्सीनेशन अभी जो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी देके रखी हुई है, लेट अस यूज इट।
और ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि जो पैनिक सिचुएशन लोग क्रिएट करते हैं या ऐसा बोलते हैं कि टाइम लग रहा है या धक्का मुक्की हो रही है, इस टाइप का कुछ नहीं है। यू कम एंड इजीली हैव योर वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ठीक ढंग से काम करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत तो बनती है, लेकिन यहाँ एक नई चुनौती भी खड़ी हुई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही लोगों में लापरवाही बढ़ी थी और अब वैक्सीन आने के बाद से एक बड़ा तबका जैसे मानकर ये चलने लगा कि कोरोना का संकट मिट गया। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटने की घटनाएं कहीं खास बाजारों या खास इलाके या राज्य तक सीमित नहीं। कैसे खुल्लम खुल्ला कोविड नियमों और चेतावनियों का उल्लंघन हो रहा है, इसे सिर्फ यूपी के सहारनपुर से समझ लीजिए। 3 दिनों में ही बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले 7,000 से ज्यादा लोगों के चालान कटे और उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमे दर्ज करने पड़े। कोरोना के खिलाफ लापरवाही के एक नहीं अनेक उदाहरण रोज हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि अभी भी वैसी ही सावधानी बरतने की जरूरत है जैसी 1 साल पहले लॉकडाउन में बरती गई थी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।